सब्सक्राइब करें और बेल दबाएं ताकि कोई खबर रह न जाए। अस्सलामुअलैकुम नाजरीन, मैं हूं डॉक्टर फ़ैज़ा अकबर खान और मैं हूं पाकिस्तान और आप देख रहे हैं पाकिस्तान के सबसे बड़े न्यूज़ चैनल का नंबर 1 प्रोग्राम ऐसे नहीं चलेगा। पाकिस्तान की अगर बात की जाए नाज़रीन, सियासत की बात की जाए ख़ास तौर पर, तो पाकिस्तान में कई सियासी जमातें हैं जो मुख्तलिफ नामों पर, मुख्तलिफ सियासी एजेंडों पर, मुख्तलिफ नज़रियात पर, मुख्तलिफ अंदाज से सियासत कर रही हैं। आप लोग अग्री करेंगे मेरी बात से। हर सियासी जमात की कोशिश क्या होती है? ये कोशिश होती है कि वो मीडिया पर, सियासत में अपनी जगह बनाए रखे किसी भी तरह। क्या ही अच्छा होता अगर इससे ज़्यादा सियासी जमातों के नज़दीक ये बात अहमियत की हामिल होती या अहम होती कि वो अवाम के दरमियान अपनी जगह बनाए रखें, अवाम की नज़र में अपनी जगह, अपना मुकाम बुलंद रखें। लेकिन ये अगर होता तो शायद मोजज़ा होता, तभी तो हुआ नहीं। मोजज़े बहुत कम होते हैं। आज बात करेंगे हमारे मुल्क की उस सियासी जमात की जिसका किरदार इस मुल्क की सियासत में आपको पता है कैसा नज़र आता है मुझे? एक नाराज़ बेगम होती है ना, घर में बेगम साहिबा नाराज़ हो गई, उसकी तरह, जो बात बात पर अपने शोहर को मैके जाने की धमकी देती है कि सुने ये बात ना मानी तो मैके चली जाऊंगी, सुने ये किया तो मैके चली जाऊंगी। और शोहर को, उस खातून को यानी अपनी बेगम को बच्चों का मुंह देखते हुए हर बार मनाना पड़ता है, चाहे दिल चाहे ना चाहे। या घर को घर की तरह कायम रखने के लिए शायद कह दें कि शोहर को हार माननी पड़ती है। और मैं अक्सर कहती हूँ रिश्तों में ब्लैकमेलिंग नहीं होती है। बहुत से लोग कहेंगे अच्छा ये तो शोहर की साइड ले रही है, बेगमात नाराज़ हो जाएंगे, डॉक्टर फ़िज़ा हमारी साइड नहीं ले रही। हाँ, मैं उन बेगमात की साइड नहीं लूँगी जो बात बात पे, छोटे छोटे झगड़ों में अपने शोहर को ब्लैकमेल करे। इसको इमोशनल ब्लैकमेलिंग कहते हैं। तो वो सियासत, जो सियासी जमात का मैं जिक्र करें, जो घर में नाराज़ बीवी जैसी है, वो इमोशनल ब्लैकमेलिंग करती है। वो सियासी जमात जिसका मैं जिक्र कर रही हूँ, दहाइयों से एक शहर में एक कौम के नाम पर बाकायदा सियासत कर रही है, अपनी मखसूस सियासत। उस सियासी जमात की सबसे ज़्यादा जो ख़ास बात है वो ये है कि बाइख्तियार होकर भी वो बेइख्तियार का रोना रोती रहती है। उसके अरकान असम्बली में भी जाते हैं, वजारतें भी लेते हैं, विफाकी वजारतों में भी उनका बाकायदा हिस्सा होता है। उस जमात का रुकन कराची जैसे शहर का मेयर भी बन जाता है। कराची एक बड़ा शहर, कराची का मेयर भी बन जाता है। लेकिन इसके बावजूद वो जमात खुद को सबसे ज़्यादा बेइख्तियार कहती है। उस जमात की खुशकिस्मती क्या है? ये कि हुकूमत की इत्तेहादी बन जाती है, जिसने अगर हुकूमत को छोड़ा तो हुकूमत को यकीनी तौर पर ख़तरा हो सकता है। लेकिन सवाल अपनी जगह एक कायम रहता है कि इस तमाम तर मामले से क्या उन लोगों को कुछ मिलेगा जिनको ये जमात रिप्रेजेंट करती है? ज़रा सोचिए। MQM पाकिस्तान, तमाम लोग मेरे बताने से पहले समझ होंगे कि जमातें उस तरह की हरकतें करती है। मुत्तहदा कौमी मूवमेंट पाकिस्तान, जिसका जिक्र एक बार फिर मीडिया में तवातर के साथ किया जा रहा है। वजह क्या है जी? वजह यह है कि उस जमात के मौजूदा सरबरा जनाब खालिद मकबूल सदीकी साहब ने अपनी विफाकी वजारत को वापस कर दिया और इस्तीफ़ा दे दिया। खालिद मकबूल सदीकी ने इस्तीफ़ा किस वजारत से दिया? ये ज़रा सोचिए। वजारत का सबको पता होगा, ये नहीं पूछ रही है कि किस वजारत से दिया, किससे दिया, क्या कर रहे थे वो। उस वजारत से इस्तीफ़ा दिया जिस पर खालिद मकबूल सदीकी साहब को मेरे मुताबिक होना ही नहीं चाहिए था, जस्टिफाइड ही नहीं था उनका उस वजारत को लेना। वो विफाकी वजीर बराए IT और टेलीकम्युनिकेशन थे। इस वजारत में रहकर खालिद मकबूल सदीकी साहब ने इतनी ही खिदमात अंजाम दी हैं जितनी मुत्तहदा कौमी मूवमेंट ने पिछले कई सालों में कराची के लिए अंजाम दी। अब सोच लें कितनी खिदमात हैं। बात सिर्फ खालिद साहब के इस्तीफे तक रहती तो शायद ठीक होता, लेकिन बात आ गई है हुकूमत को ब्लैकमेल करने पर। जैसा मैंने आगाज़ में कहा कि इमोशनल ब्लैकमेल करने पर बात पहुंच गई। MQM ने एक बार फिर अपनी रिवायत को बरकरार रखा और रिवायत क्या जी? ब्लैकमेलिंग शुरू कर दी। जहाँ तक मुझे समझ आता है MQM को हुकूमती इत्तेहादी उस वक्त तक नहीं बनना चाहिए था जब तक उनको यकीन नहीं होता कि वो जिस शहर के लिए हुकूमत के साथ इत्तेहाद कर रहे हैं उस शहर के अवाम को इस इत्तेहाद से आया कि फ़ायदा होगा भी कि नहीं। आज तक मुत्तहदा कौमी मूवमेंट के इत्तेहाद ने, मैं आप लोगों से पूछती हूँ, कराची वालों से पूछती हूँ, मुत्तहदा कौमी मूवमेंट के जो इत्तेहाद होता है हुकूमत के साथ, आज तक कराची वालों को
कितना फायदा पहुंचाया, दिल पर हाथ रखिए, बताइए। याद आते हैं आपको फायदे जो पहुंचाए इस इत्तेहाद ने कराची वालों को? खालिद मकबूल सिद्दीकी साहब, जिस जमात के आज रूहे रवां हैं, उसके क़याम की बुनियादी वजह या मकसद क्या था? याद करें, मैं याद करवाती हूँ। उनको तो भूल गया, बेचारे जो अफेक्ट हो रहे हैं, मुतासिर हो रहे हैं, उनको याद होगा, हर रोज़ याद आता होगा। मकसद क्या था उस जमात का जी? शहरी इलाकों में बढ़ता हुआ एहसास महरूमी, नौकरियों में नज़रअंदाज किए जाने वाले उर्दू बोलने वालों के साथ जो ज़्यादती होती थी। और ये जमात 1986 को क़याम अमल में आई थी। इतने साल हो गए, देखें ज़रा, तकरीबन अब सोच लें कि कोई 34 साल होने को हैं। और इस जमात ने भरपूर मकबूलियत हासिल की। कोटा सिस्टम को भी MKM ने अपना जवाज़ बनाया, लेकिन आज तक कराची के लिए या कराची वालों के लिए ये जमात, मैं पूरे यकीन से कहती हूँ, ये जमात कुछ ना कर सकी। किसे याद नहीं कि माजी की MKM का जोर क्या था? कौन इस बात को भूल सकता है कि सिर्फ एक कॉल पर पूरा कराची बंद कर दिया जाता था? कौन ये नज़रअंदाज कर सकता है कि कराची की अवाम ने MKM को भरपूर सपोर्ट किया और हर बार उसकी हिमायत की? कौन ये फरामोश कर सकता है कि MKM ने कराची के नाम पर भरपूर सियासत नहीं की? हर बार इसी कराची के अवाम ने MKM को कामयाब किया, भारी मैंडेट से किया। जितनी कराची की आबादी नहीं थी उससे कहीं ज़्यादा तो MKM को वोट पड़ते रहे। अवाम का साथ था, वजारतें पास थीं, लेकिन इसके बावजूद MKM का एक ही शिकवा था, इख्तियारात नहीं है, इख्तियारात हैं ही नहीं। परवेज़ मुशर्रफ साहब का दौर, जिसमें MKM के पास कराची का शहरी इक़्तिदार रहा और अहम वजारतें भी रही, लेकिन उस दौर में कराची में जो कुछ हुआ वो किसी से ढका छुपा नहीं है। अपने वफादारों को तरजीह देकर नवाजा गया। बल्दियाती और दीगर महकमों में अंधाधुंध भर्तियां की गई थी, महकमों में अंधाधुंध भर्तियां। वो एक टेलीफोन से आवाज आती थी, हेलो, और सारे के सारे भाई भाई करते हुए उसी टेलीफोन का तवाफ करने लग जाते थे। टेलीफोन के जरिए पैगाम भी दिया जाता था, पॉलिसी भी बताई जाती थी, जलील भी किया जाता था, अजीबोगरीब किस्म के सबक भी सरेआम पढ़ाए जाते थे, और तो और गाने भी सुनाए जाते थे जिसको सुन के वो जो सिंगर असली वाला वो परेशान हो जाए। तफरी चलती थी भाई, बड़ी जरूरी कॉल थी, तफरी चल रही होती थी, खालें उतारी जाती थीं, भत्ते लिए जाते थे, बोरी बंद लाशें मिलती थी। स्कूलों से ज्यादा यूनिट और सेक्टर ऑफिस खोले गए। कराची के तमाम फारिग और काम पर लगे हुए तालिब इल्म यूनिट और सेक्टर ऑफिस में अपने फ़राइज़ अंजाम देने जाने लगे। एक यूनिट इंचार्ज या सेक्टर इंचार्ज की अहमियत इलाके के SHO से ज़्यादा होती थी। बात बात पर असलहा निकल आता था, धमकियां देना, ज़बरदस्ती जलसों में लेकर जाना, ये सब कुछ आम था। कराची वाले समझते हैं सब कुछ आम था, कोई इनकार नहीं कर सकता इस बात से। और फिर टीवी पर आकर कहा गया कि यार वो इख्तियारात नहीं मिले, इख्तियारात काम में है, अभी और भी इख्तियारात चाहिए थे तुम लोगों को। इतने इख्तियारात के इख्तियारात शर्मा जाए, लफ्ज़ शर्मा जाए तुम लोगों के सामने। इख्तियारात होते तो फिर करते कराची की खिदमत, ये कहते हैं बड़े धड़ल्ले से, बेशर्मी से, शर्म इनको नहीं आती। और क्या खिदमत करोगे, और क्या खिदमत करोगे, कैसे खिदमत करोगे? कराची में चाइना कटिंग को किसने इंट्रोड्यूस करवाया था? कराची में जबरदस्ती ज़कात के पैसे कौन लेता रहा? कराची में आए रोज दुकानें बंदूक के जोर पर कौन बंद करवाता रहा? कराची के पढ़े लिखे तबके को गुटखा माफिया किसने बनाया? नालों पर घर किसने तामीर करवाए? पता नहीं कौन से नामालूम अफराद थे जो सालों से ये काम कर रहे थे। पता नहीं कौन से वो नामालूम अफराद थे जिन्होंने कभी किसी कब्र में असलहा रखा, तो कभी किसी टैंक में छुपाया, तो कभी किसी घर में। पता नहीं कराची पर कौन से नामालूम काबिज थे जिनकी कोई शनाख्त नहीं थी, लेकिन वो सबसे ज्यादा बाइख्तियार थे। लेकिन बेख्तियार थे तो सिर्फ वो लोग जो कराची के नाम पर अहम वजारतें लेकर बैठे थे। खालिद मकबूल सिद्दीकी ने जिस वजारत से इस्तीफ़ा दिया, अगर वो खालिस्तन कराची के लिए होता तो यकीन जानिए हम भरपूर उसे वेलकम करते। और क्या पता हो भी, नीयत तो अल्लाह ही जानता है। लेकिन MKM का ये तरीकाकार नया नहीं है। ज़रा देखिए, फारूक सत्तार का क्लिप चलाइएगा टीम।
ये अलहदगी क्यों की गई थी? यकीनन इसकी वजह यही बताई गई थी कि बेख्तियार हैं, कराची को उसके हुकूक नहीं मिल रहे, कराची के अवाम को महरूम किया जा रहा है, कराची में एहसास से महरूमी को पैदा किया जा रहा है। यही वो बातें थीं जिनको बताकर पीपल्स पार्टी से अलहदगी का ऐलान किया गया था। ऐसा ही था, लेकिन क्या हुआ, क्या मिला कराची को? खुद MQM अपनी इस बात पर कितना अरसा कायम रह सकी? सवाल ये है, और इसका जवाब वही जो हम सब जानते हैं। उर्दू का मुहावरा है थूक कर चाटना। इसकी मिसाल देखते हैं, ये ज़रा क्लिप चलाइएगा। अब ये थूक कर किसने चाटा, ये फैसला कराची के लोगों पर मैं छोड़ देती हूँ, आप कर लीजिए फैसला। लेकिन एक बात जो मेरी समझ से बालातर है, उर्दू बोलने वाले बेगुनाह अफराद का कत्लेआम का सिलसिला शुरू कर दिया गया। ये कौन बोल रहा था? ये वो बोल रहे थे जो कराची के बाकायदा ठेकेदार बने थे, और जिस सियासी जमात से ताल्लुक़ ख़राब करने के लिए उर्दू बोलने वालों का कत्ल हुआ बकौल उन साहब के। वो कौन सी जमात है जी? तीर वाली पार्टी, पीपल्स पार्टी। सिंध की हुक्मरान जमात कह लें, सिंध की हुक्मरान जमात पीपल्स पार्टी। कराची के रिप्रेजेंटेटिव्स MQM। फिर उर्दू बोलने वालों का कत्ल कौन कर रहा था? किसने कराची में उर्दू बोलने वालों का कत्ल शुरू किया? यकीनन नामालूम अफराद। कराची में ना पुलिस के पास इख्तियार था, पुलिस बाइख्तियार नहीं थी, ना MQM ना पीपल्स पार्टी। कराची में अगर कोई सबसे ज़्यादा बाइख्तियार रहा रेंजर्स के ऑपरेशन से पहले तक, तो वो थे नामालूम अफराद। उन नामालूम अफराद ने कई गाड़ियाँ जलाईं, कई जिंदगियाँ बर्बाद की, भत्ते लिए, खालें उतारी, गुंडागर्दी की, टॉर्चर सेल बनाए। कराची एक अरसे तक नामालूम अफराद के हाथों यरगमाल बना रहा। लेकिन MQM इन तमाम चीज़ों से बेखबर, इत्तेहाद, ऑपोजिशन की सियासत में मसरूफ़ रही। देखें ज़रा, इत्तेहाद कभी नाराज़ी, कहीं वजारतें, कहीं मुखालफतें, इन सब में अगर कोई नज़रअंदाज हुआ और हमेशा हुआ, तो वो कौन है जी? कराची के अवाम। वो थे कराची के लोग, वो थे कराची वाले। क्योंकि आज बात एक बार फिर MQM की अलहदगी की है, तो मेरा ये बताना फ़र्ज़ है कि कराची वालों को ना MQM की अलहदगी से कुछ मिलने वाला है, और शायद इत्तेहाद से भी कुछ ना मिले। क्या मिला आज तक, ज़रा बताइए? क्योंकि MQM अपने क़याम के बाद से लेकर अब तक खुद को एक बेइख्तियार जमात कहती है। जो खुद कहेगा मैं इतना बेइख्तियार, उस पर कौन ट्रस्ट करेगा? पहली बात ये इंसानी नफ्सियात है ना। आप किसी के पास जाएं उम्मीद लेके, वो कहे मेरे पास तो कोई इख्तियार ही नहीं है, तो आप उठ के चले जाएंगे ना वहाँ से, या अपने काम करवाने के लिए बैठे रहेंगे वहाँ पे। कराची का सबसे बड़ा मसला ना कचरा है ना गंदा पानी है। कराची का सबसे बड़ा मसला खुद कराची का मेयर है। ये बंदा कराची का वो मेयर जो बामुश्किल नजर आता है, और आता भी है तो किसी तकरीब में नजर आ जाएगा, किसी पार्टी में, अपने मूड में। और अगर इस वक्त सबसे ज़्यादा कोई मुफलिस है, कोई बेबस है, कोई लाचार है, बड़ा गरीब बंदा जिसको कुछ नहीं पता, जिससे कुछ हो ही नहीं सकता, कोई इख्तियार ही नहीं उसके पास, तो वो कौन है? याद कर लें, बच्चों की तरह सबक पढ़े, मेरे साथ मिलके बोलें। सबसे लाचार, सबसे बेबस कौन? कराची का मेयर। वो यही नहीं जानता कि उस बेचारे के इख्तियारात क्या हैं, लेकिन उनको ये काम बड़े अच्छे से आता है। चलाइएगा ज़रा रज़ा। इन सियासतदानों को अगर थोड़ी सी तल्ख हकीकत में बता दूं, तो ये मुझ जैसे एंकर्स को तमीज़ सिखाने पर आ जाते हैं और इल्ज़ाम लगाते हैं कि जी गैर मयारी गुफ्तगू की। अब ये जो कर रहे थे, मैं पूछती हूँ, ये इखलाकियात का कौन सा दर्ज है? किसी को पता तो प्लीज़ मुझे बता दें। अगर हम तल्ख हकीकत को बताएं तो ये इल्ज़ामात लगाएं, ये सरेआम किसी की बहन बेटी के बारे में इस तरह के कलमात अदा करें, तो इसे सियासत का नाम देंगे। ये हैं कराची के मेयर वसीम अख्तर साहब। नाम से वाकिफ़ होंगे, काम से भी वाकिफ़ होंगे, जिनको आता ही नहीं। इनको शायद ये याद नहीं, जो गंजा विग लगाकर असम्बली में आता था, उसके बैठने से पहले उसकी कुर्सियों पर कपड़ा यही लोग मारते रहे। जिस शख्स के बारे में वसीम अख्तर साहब फरमा रहे थे कि वो लंदन में किताबें लिखने की बजाय बाल लगवा रहा है, उसी शख्स के ये इत्तेहादी भी रहे। जिस गंजे शख्स के बारे में वसीम अख्तर साहब फरमा रहे थे कि वो 2 फैक्ट्रियां लेकर चला था, उसकी 32 फैक्ट्रियां कैसे हो गई? तो कराची में भाई साहब
बहुत सारे ऐसे अफराद थे जो टूटी हुई चप्पलों में आते थे। चलो उसकी तो 2 फैक्ट्री हैं, कुछ टूटी हुई चप्पलों में आते थे, चप्पल भी जुड़ी हुई नहीं थी और उन्होंने महलनुमा घर बना लिए। कैसे, जरा ये भी बताइए। जिनके अपने कारोबार नहीं थे उन्होंने कई कारोबार बना लिए, एक नहीं कई बना लिए, कई कारोबार। जिन्होंने कभी बाइक नहीं चलाई थी वो लैंड क्रूजर्स में घूमते हैं। सवाल तो फिर होने चाहिए, सबसे होने चाहिए। आज एक बार फिर कराची के नाम पर सियासत करने वाली इस जमात ने इस बात का इशारा दिया कि ये लोग विफाकी काबीना से अलहदगी इसलिए इख्तियार कर रहे हैं कि कराची का हक आज भी मारा जा रहा है, कराची को उसके हुकूक नहीं दिए जा रहे। इसकी वजह क्या बनी, आपने सोचा जरा? ये जरा क्लिप देखिए, आपको समझ आएगी। बिलावल साहब, देखा आपने, ये वो जमात है जो 12 सालों से सिंध पर हुकूमत कर रही है, पीपल्स पार्टी, तीर वाली पार्टी। एमकेएम अगर पीटीआई से अलहदगी इख्तियार करती है तो उसके पास क्या ऑप्शन होगी बताइए? आप सोचिए नाज़रीन। ऑफ कोर्स पीपल्स पार्टी के अलावा और कोई ऑप्शन नहीं बचता। अगर एमकेएम पीपल्स पार्टी के साथ हाथ मिलाकर, एमकेएम गौर से सुनिएगा, पीपल्स पार्टी के साथ हाथ मिलाकर कराची के अवाम से ये वादा करती है कि वो पीपल्स पार्टी के साथ मिलकर कराची वालों को उनके हुकूक दिलाएगी, तो फिर क्या कहूँ, सलाम है कराची वालों पर जो इस वादे पर एतबार कर रहे हैं। एमकेएम को वोट देने वालों को फिर सलाम है ना, एमकेएम को सपोर्ट करने वालों को सलाम। एमकेएम के क़याम की बुनियादी वजह अगर देखा जाए तो मैं इनको याद करवा दूं ज़रा, पीपल्स पार्टी ही बनी थी। चलें ये भी छोड़ें, पीपल्स पार्टी के सिंध में 12 साल देख लें, दर्जन साल, मजाक नहीं होता, दर्जन। तो क्या आप पीपल्स पार्टी से ये उम्मीद रखते हैं कि वो कराची के हालात बदल सकेगी? अंदरूने सिंध में पीपल्स पार्टी ने आखिर क्या कमाल करके दिखाया, कोई दिखाए ज़रा। मैंने उस दिन चैलेंज किया था बिलावल को कि ज़रा 12 कारनामे बताइएगा, गिन कर 1 2 3 4 12 तक जाइएगा। नहीं बता सके ना, है ही नहीं कुछ। अंदरूने सिंध में पीपल्स पार्टी ने कौन से जमहूरियत के काम में आप दर्जन साल साबित किए, कभी बता देंगे? अंदरूने सिंध में पीपल्स पार्टी ने कौन सी दूध और शहद की नहरें और नदियां बहा दी, कभी दिखा दें हमें, ले जाएं साथ और दिखाएं, ये हैं नदियां दूध और शहद की। बिलावल साहब अपनी वालिदा की बरसी पर आए थे, अपने वोटर से खिताब किया था, कौन से कारनामे गिनवाए थे? दोबारा बताओ, मैंने चैलेंज किया था इन्हें कि गिनवाइएगा कारनामे, थे ही नहीं, और मैंने साथ ही कहा था नहीं गिनवा सकेंगे। सिवाय हुकूमत पर तबसरा करने के, तनकीद करने के, हुकूमत के खिलाफ जहर बड़े तीर चलाने के, नश्तर चलाने के, सिवाय एक बार फिर झूठे वादे, झूठी कस्में खाने के। और बिलावल साहब ने क्या किया था? क्या कर सकता है बिलावल? एक सवाल है, बिलावल के पास कुछ बताने के लिए था ही नहीं तो क्या बताता? यही सब कुछ करना था और सबको पता होता है जलसे में क्या करना है, बिलावल ने क्या बोलना है। अब तो ये हालात आ गए, सबको पहले ही पता होता है कि क्या बोलेगा क्या नहीं बोलेगा। ये एमकेएम को समझना चाहिए, और सबसे बढ़ के कराची के अवाम को, कि आप मजीद इस तरह ब्लैकमेल करके आप अपनी अहमियत और हैसियत आखिर कब तक मनवाएंगे? हैसियत ही ख़त्म कर ली आपने हरकतें करके, यकीन जानिए, जो थोड़ी बहुत थी भी। आप तहरीक इंसाफ को छोड़ें, आप बताएं क्या किया आपने कराची के लिए इतने सालों? पूरा कराची आपके पास था ना, कई बार आपके पास रहा, वजारतों पर आप रहे, आपके पास वजारतें थीं, ताकत थी, इसका मतलब है इक़्तिदार का हिस्सा आप थे, इत्तेहादी आप बने। फिर क्यों आज का कराची कचरा बन चुका है? क्यों लगता है कराची कचरा? फिर क्यों आज कराची में हर जानिब कचरा ही कचरा नजर आता है? फिर क्यों कराची में मैरिट का कत्ल होता चला गया, रुक ना सका? फिर क्यों कराची में नामालूम अफराद ने डेरा जमा लिया? कैसे आपकी मौजूदगी में सानेहा बल्दिया टाउन हुआ? फिर क्यों 12 मई का सानेहा पेश आया था? आप थे कराची वालों के नुमाइंदे, रिप्रेजेंटेटिव्स, और कराची वाले मरते रहे। मारता कौन रहा, कौन बताएगा? आप तो लाइल्म है, लाचार है, बेख्तियार है, आपको तो पता ही नहीं, कख नहीं पता तानू। कराची जलता रहा, आपको इल्म ही नहीं था। कराची यरगमाल बना रहा, आप लाइल्म थे। कराची की जमीनों पर कब्जे होते रहे, आप बेख्तियार लाचार थे। कराची कमा कर भी देता रहा, कराची भत्ता भी देता रहा, आप लाइल्म थे। कराची में पीने का पानी नहीं मिल रहा था, आपको कोई शर्म नहीं, आपको कुछ नहीं पता था कि नहीं मिल रहा। कराची में एक फोन कॉल पर सारा कारोबार ठप हो जाता था, आप लाइल्म थे। कराची में पाकिस्तान के खिलाफ नारे तक लग गए, आप शायद तब भी सो रहे थे, नहीं पता था आपको।
आप इस कौम से कब तक झूठ बोलेंगे? एक ही सवाल बनता है अब आपसे, कब तक, आखिर कब तक? आपका साबिक लीडर अपनी वीडियोस में आप लोगों पर इल्ज़ाम लगा रहा है कि आप लोगों ने कराची के अवाम को लूटा, आप लोगों ने भत्ताखोरी की, आप लोगों ने ज़बरदस्ती खालें छीनी। वो आप ही लोग थे। ये अब आपका वो साबिक लीडर कह रहा है जिसके आप जूते खाते रहे, जिसकी आप गालियां सुनते रहे, जिसके गलीज बयानात का आप दिफा करते रहे, और आज खालिद मकबूल सिद्दीकी साहब उस वजारत से इस्तीफा देकर बैठ गए जिस वजारत पर उनका हक था ही नहीं। मैं दोबारा कहती हूँ ललान, वो उस वजारत के अहल थे ही नहीं, शुरू दिन से नहीं थे। जो बंदा व्हाट्सएप नहीं चला सकता, बामुश्किल व्हाट्सएप चला सके, उसे आईटी का वजीर बना दिया। तमाशा लगा हुआ है क्या? क्या तमाशा चल रहा है? हैरान हूं मैं, खान साहब के मेरिट पे भी मैं हैरान हूं, और हैरान हूं मैं कराची वालों पर, परेशान हूं, बल्कि हैरान नहीं, कराची के मुस्तकबिल के लिए। आज भी ये जो ड्रामा एमकेएम ने शुरू किया हुआ है, इसमें कराची के अवाम का दूर दूर तक कोई फ़ायदा मुझे ज़ाती तौर पर दिखाई नहीं दे रहा। ये एमकेएम की तारीख रही है, यही उनका वतीरा रहा है। कराची का सबसे बड़ा अगर कोई इस वक्त मसला है, दोबारा बता रही हूँ, तो वो कराची मेयर, कराची का मेयर, जिसे सबसे पहले हल करना बहुत ज़रूरी है, इस मसले को हल करना। खालिद मकबूल सिद्दीकी इस्तीफ़ा देने से पहले वसीम अख्तर साहब से इस्तीफ़ा लेते, क्योंकि वो इस वक्त कराची के लिए गुड फॉर नथिंग समझते हैं ना आप, गुड फॉर नथिंग, गुड फॉर नथिंग। और दोबारा कहूँगी कि इतना गरीब, इतना लाचार, इतना बेबस शख्स, तो भाई घर क्यों नहीं बैठ जाते जब कुछ कर नहीं सकते तुम? मिलते हैं ब्रेक के बाद। वेलकम बैक, आप देख रहे हैं ऐसे नहीं चलेगा। मैं हूं आपके साथ डॉक्टर फ़िज़ा अकबर खान। एक मामला जी बहुत दिनों से ज़ेर बहस है और ख़ासतौर पे सोशल मीडिया पर बड़ी डिस्कशन हो रही है इस मामले को लेकर। मामला किसका है जी? कर्नल रिटायर्ड इनामुर रहीम एडवोकेट साहब का, और ये कहा जा रहा है कि जी उनको गलत गिरफ्तार किया गया। बड़ी हाइप दी जा रही है इस वाक़े को, आखिर वजह क्या है, क्यों इस मामले को इतना उछाला जा रहा है? तमाम चीज़ें जानेंगे, इस गुत्थी को सुलझाने की कोशिश करेंगे। हमारे खुसूसी नुमाइंदे हमेशा की तरह मैं सेकंड सेगमेंट में ज्वाइन कर चुके हैं, सदीक जान। सदीक, आपकी तरफ आ रही हूँ। सदीक, मामला है क्या? बहुत से लोगों को मामला ही समझ नहीं आ रहा। देखें, मसला यह है कि कर्नल रिटायर्ड इनामुर रहीम एडवोकेट साहब को गिरफ्तार किया गया, और उनकी गिरफ्तारी के बाद आपको पता है कि हमेशा एक हमारे यहाँ प्रोपेगेंडा किया जाता है इदारों के ख़िलाफ़, और इल्ज़ामात लगाए गए, इदारों पर इल्ज़ामात लगाए गए कि उनको गलत तौर पे, किसी ने कहा कि उनको अगवा किया गया, किसी ने कहा कि उनको इस वजह से गिरफ्तार किया गया, इस वजह से गिरफ्तार किया गया। मुख्तलिफ़ तरह की अफवाहें जो हैं वो गर्दिश कर रही थी, और इदारों को चार्जशीट किया जा रहा था, और सोशल मीडिया पर पूरी एक मुहिम चलाई गई थी। आपको पता है कि पाकिस्तान के अंदर एक तबका है जो कि मुकम्मल तौर पर तैयार बैठा होता है कि उनको मौका मिले और वो पाकिस्तान की फ़ौज के ख़िलाफ़ प्रोपिगेट करें, नेगेटिविटी फैलाएं, और वो हर चीज़ का मुद्दा जो है वो फ़ौज के ऊपर डाल दें, और फ़ौज के ख़िलाफ़ जो भी बोले उसको वो अपना कायद, रहबर, रहनुमा बना लेते हैं, अपना सब कुछ मान लेते हैं, अपना कप्तान बना लेते हैं। चाहे वो मौलाना फजल रहमान हो या हुकूमत के ख़िलाफ़ अगर कोई बात करे तो उसको भी अपना कप्तान बना लेते हैं। तो आप देखें हरीम शाह को बड़ा ये लाइक करते हैं ये सारे जो हुकूमत के मुखालफिन हैं। तो ये इसी तरह कर्नल रिटायर्ड इनामुर रहीम साहब को भी बड़ा इन्होंने बढ़ा चढ़ा कर पेश किया। ये जब मामला सुप्रीम कोर्ट में आया तो जो अटॉर्नी जनरल ऑफ पाकिस्तान है अनवर मंसूर खान साहब, उन्होंने इस्तदा की थी कि इसको इन कैमरा किया जाए, लेकिन सुप्रीम कोर्ट ने कहा कि ताकि शफाफियत रहे, लोगों के सामने चीज़ें आनी चाहिए, तो इसको हम ओपन कोर्ट में इसकी समाअत करेंगे। आज जब ओपन कोर्ट में समाअत हुई तो इंतहाई खौफनाक इंकशाफ ये हुआ है कि कर्नल रिटायर्ड इनामुर रहीम एडवोकेट साहब जो हैं वो एक पूरा एक नेटवर्क था जो कि मुल्क दुश्मनों के साथ राब्ते में था, जो कि पाकिस्तान से जो एक नेटवर्क था जो कि जासूसी कर रहे थे, और उनके पास से, उनके लैपटॉप से ऐसी जो है वो मालूमात मिली हैं जो खुफिया मालूमात थी पाकिस्तान के जो न्यूक्लियर एसेट्स हैं उनके हवाले से, पाकिस्तान की जो पाकिस्तान का एक अहम इदारा है ISI, उसके हवाले से वो सारी इन्फॉर्मेशन उनके पास थी, और उन्होंने ये भी उनके ऊपर इल्ज़ाम है कि उन्होंने ये इन्फॉर्मेशन पाकिस्तान से बाहर भी किसी को भिजवाई है। ये सारे वो इल्ज़ामात हैं जो अभी तक तो इल्ज़ामात हैं उन पर, लेकिन उनके खिलाफ तहकीकात जो शुरू की गई हैं, और उन तहकीकात की रोशनी में जो रिपोर्ट आज सुप्रीम कोर्ट के सामने जो है वो कुछ डॉक्यूमेंट्स पेश किए गए जो कि जजेस को बंद लिफाफे में पेश किए गए। उन्होंने वो लिफाफा खोला, पढ़ी और फिर वापस कर दी इदारों को। उसमें जो चीज़ें जजेस के सामने आई, उसके बाद लाहौर हाई कोर्ट का वो फैसला जो 4-5 रोज़ पहले किया गया था, लाहौर हाई कोर्ट ने हुक्म जारी किया था कि कर्नल रिटायर्ड इनामुर रहीम साहब को
फौरी तौर पर रिहा कर दिया जाए। सुप्रीम कोर्ट ने लाहौर हाई कोर्ट का आज वो फैसला मुअत्तल कर दिया है और सुप्रीम कोर्ट को बताया गया है कि बहुत से अभी और लोग इस नेटवर्क के गिरफ्तार करने हैं, कुछ लोग गिरफ्तार हो चुके हैं और ये भी बताया गया है कि जो इनके ऊपर इल्ज़ामात हैं, अगर ये इल्ज़ामात साबित हो जाते हैं, जो कि बादी नज़र में जो चीज़ें नज़र आ रही हैं वो तो यही है कि काफ़ी एविडेंस मौजूद हैं, तो इनको 14 साल सज़ा या सज़ाए मौत भी हो सकती है। आपको पता है कि हमारा जो इदारा है, फौज का इदारा है, उसके कवानीन बहुत सख्त हैं। जो उसमें सर्व करता है उसकी कुछ जिम्मेदारियाँ होती हैं, वो वहाँ से जाने के बाद, रिटायरमेंट के बाद भी बहुत सारी कॉन्फिडेंशियल चीज़ें, इदारे के जो राज होते हैं, चीज़ें होती हैं, वो किसी भी तरह से वो पब्लिक नहीं कर सकते। और यहाँ तो मामला यह है कि इल्ज़ाम यह है कि ये बैरून मुल्क किसी को फराहम कर रहे थे। तो आज ये जो मामला, वो जिस तरह आप कहती हैं ना कि अक्सर वो चीज़ों की गुत्थी जो है वो सुलझ नहीं रही होती, तो आज ये गुत्थी किसी हद तक सुलझ चुकी है और अब एक हफ्ते के लिए समाज जो है वो सुप्रीम कोर्ट ने मुलतवी की है। आज उनकी जानिब से, कर्नल रिटायर्ड इनामुर रहीम एडवोकेट साहब की जानिब से वकला की फ़ौज ज़फ़र मौज पेश हुई। जो लाल मस्जिद के वकला हैं वो उनके हक़ में पेश हुए, जमात इस्लामी के जो केस लड़ते रहे वकला पनामा में वो उनके हक़ में पेश हुए, और इफ्तिखार चौधरी साहब की जो जमात है उसके जो अहदेदारान हैं वो भी पेश हुए। सुप्रीम कोर्ट बार भी उनके साथ खड़ी हुई है। आज कमरा अदालत वकला से खचाखच भरा हुआ था, लेकिन कोई एक भी, ये सारा कुछ होने के बाद एक भी कोई जस्टिफिकेशन कोई वकील नहीं दे सका, कोई उनको डिफेंड नहीं कर सका। और फिर जब उनके वकील जो तारिक असद एडवोकेट है उनको कहा गया कि आप बताएं, तो वो आएँ बाएँ शाएँ कर रहे थे, कोई उनके पास जवाब नहीं था। तो जजेस ने उनको कहा कि आप हवा में तीर मत चलाएं, आप कोई सॉलिड चीज़ बताएं, इतने संगीन इल्ज़ामात हैं, इतनी हमारे सामने डॉक्यूमेंट्स रख दिए गए हैं, तो अब आप इसका कोई ठोस कोई इसका बताएं, कोई चीज़ बताएं। कोई उनके पास जवाब नहीं था। मसला यह है कि इनके पास अदली जवाब होता कोई नहीं है। बाहर निकल के फिर उन्होंने इल्ज़ामात लगाने शुरू कर दिए, जुडिशरी के ऊपर इल्ज़ामात लगाने शुरू कर दिए। तो मसला यह है कि ये जो सारी सूरत हाल सामने आई है, इसमें जो चीज़ें हैं वो बहुत ही ज़्यादा खौफनाक हैं कि अब ये बहुत तशवीशनाक बात है कि क्या हमारे जो वकला हैं उनको भी इस तरह से हमारे जो दुश्मन हैं उनमें से कुछ लोगों को उनके ऊपर काम करके उनको अपने हक़ में इस्तेमाल कर रहे हैं। और आप फिर यहाँ पे देखें भी सही कि यहाँ पे क्या मामला है कि हमारे यहाँ एक बदकिस्मती ये है कि बहुत सारे माफियाज हैं। मीडिया में आप देख लें, एक जिस तरह वज़ीर आज़म भी कहते रहते हैं कि यहाँ पे भी एक माफिया है, हर जगह ब्यूरोक्रेसी में एक माफिया है, ताजरों में एक माफिया, हर जगह। ये वकला भी आपके सामने है सूरत हाल कि जब PIC के ऊपर हमला हुआ, हमने इस प्रोग्राम में बहुत ज़्यादा बात की, लेकिन आपने देखा कि इतने बड़े हमले के बाद, इतनी बड़ी दहशतगर्दी के बाद भी वकला तंजीमें उन दहशतगर्दों के साथ खड़ी रहीं जिन्होंने हमला किया था, और बिलाखिर अदालतों पे दबाव डाल के उनको जमानतें भी मिल गई। तो बात यह है कि यहाँ पे भी आप देखें, अब सारी वकला तंजीमें जो हैं वो आगे खड़ी होगी इनामुर रहीम एडवोकेट साहब के साथ। इल्ज़ाम आता उनके ऊपर क्या है कि वो जासूसी का एक नेटवर्क है। अब देखें, ये वो चीज़ें हैं जो अटॉर्नी जनरल ऑफ पाकिस्तान ने बताई हैं। अब वो एक जिम्मेदार शख्सियत हैं जो कि रियासत को रिप्रेजेंट करते हैं, सुप्रीम कोर्ट में वफाक को रिप्रेजेंट करते हैं, उनकी जानिब से ये चीज़ें बताना, और ये जानते हुए भी कि पूरा मीडिया मौजूद है और ये चीज़ें वो इतनी जिम्मेदारी के साथ कह रहे थे, उन्होंने एविडेंस भी पेश किया है, इब्तदाई रिपोर्ट भी पेश की है। तो गो के अभी ये इन्वेस्टिगेशन में ये चीज़ें सामने मज़ीद आएंगी और तहकीकात मुकम्मल होने के बाद उनको ज़ाहिर है सज़ा भी सुनाई जाएगी अगर ये चीज़ें साबित होती हैं। लेकिन अब तक जो सूरत हाल है वो इंतहाई जो है वो अफसोसनाक भी है कि जिस तरह से ये सारा मामला। अच्छा सदीक, मुझे एक बात पे बड़ा अफसोस होता है, जैसा आपने भी कहा, वो कहते हैं ना किसी की दुखती रग पे पाँव रख देना, आपने वो किया मेरे साथ अभी कि इमरान खान साहब कहते हैं वज़ीर आज़म पाकिस्तान, वो कहते थे यहाँ भी माफिया है, ताजरों में भी माफिया है, आपने खुद बताया वकला में भी एक माफिया काम करे, नो डाउट एंड इट, वो पंजाब कार्डियोलॉजी में। उसके बाद कुछ वकीलों को मैंने डिफेंड करते हुए देखा, वकीलों को उस इशू पर, इंसानियत सोच वाक़े पर क्या कह सकते हैं। सोशल मीडिया पे भी एक माफिया काम कर रहे हैं, नो डाउट इन इट। फौज को बदनाम करने की बड़ी कोशिश करते हैं कुछ लोग, ट्विटर पर आपने देखा होगा इस तरह के बेशुमार लोग हैं, और अपने आप को ना जाने वो क्या साबित कर रहे होते हैं। ये जो माफिया है, मीडिया में भी माफिया है, जिनकी बात मेरे ख्याल से सबसे ज़्यादा मैटर करती है। माफिया सबसे ज़्यादा काम कर रहा है किस तरह, क्योंकि टीवी पर अगर आप बैठ के कोई गलत बात करते हैं, मैं किसी का नाम नहीं लूँगी, आप कोई कॉलम लिख देते हैं, आपको पढ़कर लोग अपनी राय बनाते हैं, आपको सुनकर लोग अपनी राय बनाते हैं। बहुत से लोग हमारा प्रोग्राम देखते हैं सदीक, हम बड़ी सच्ची बात करते हैं क्योंकि लोग हमारी राय से अपनी राय बनाते हैं। बहुत बड़ी रिस्पॉन्सिबिलिटी सदीक आपके, मेरे, हम सबके कंधे पर। ऐसे माफिया के खिलाफ काम क्यों नहीं किया जाता? वज़ीर आज़म पाकिस्तान का सिर्फ हाईलाइट करना बनता है, ये भी माफिया है, वो भी माफिया है, वो भी माफिया है। वज़ीर आज़म पाकिस्तानी कब कहेंगे कि ऐसे नहीं चलेगा? वज़ीर आज़म है वो, बात बिल्कुल दुरुस्त है। क्या वो भी बेख्तियार है वसीम अख्तर की तरह से? मेयर कराची के पास इख्तियारात नहीं, रोना रोते हैं, वो तो वज़ीर आज़म है, उनके पास तो इख्तियारात है ना। बस कह देना माफिया को बस ऐसे नहीं चलेगा।
आपकी बात बिल्कुल दुरुस्त है, हुकूमत का काम है, लेकिन मसला यहाँ पर क्या है? यहाँ पे मसला यह है कि आप कोई एक माफिया होता है तो उससे लड़ना, उसके ऊपर कंट्रोल करना आसान होता है। यहाँ पे फिर सारे मिल जाते हैं। आप यहाँ पे देखें ना कि जुर्माने बढ़ाए गए कि अगर आप तेज़ रफ्तारी होगी, गाड़ियाँ तेज़ चलाएंगे, जो लिमिट है उससे ज़्यादा जुर्माने बढ़ा दिए गए। जो है वो अगर ज़्यादा ओवरलोडिंग होगी, इन चीज़ों पे जुर्माने बढ़ाए गए। तो सदीक सॉरी मैं आपकी बात काट रही हूँ, आपका पॉइंट समझ गई, सब एहतजाज करने पर आ जाते हैं। यही तो जंग है कि सब आपसे लड़ रहे हैं, आपसे बात कर रहे हैं, सब इकट्ठे हो जाते हैं, तो आप डटे रहे ना। आप अगर आप सही हैं तो आप डटे रहे। देखिए मसला यानी वज़ीर आज़म डर जाते हैं। आप ये कहना चाह रहे हैं, आप ये कहना चाह रहे हैं कि ब्लैकमेल हो जाते हैं। इनडायरेक्टली ये कहना चाह रहे हैं ना कि जब वो सारे इकट्ठे हो जाते हैं तो बेचारा वो अच्छी शख्सियत है बेचारा। एक मैं कहती हूँ हमारा ऑनेस्ट बंदा है, हमारा वज़ीर आज़म है। टीम और उनकी काबीना थोड़ी इस तरह की है कि मैं क्या कह सकती हूँ। तो क्या वो इमोशनली ब्लैकमेल हो जाते हैं? क्या कह रहे हैं आप? देखें बात ये है, वही मैं आपको कह रहा हूँ ना, अब ये अभी मैंने देखें गुड्स ट्रांसपोर्टर्स की हड़ताल चल रही थी। ये बात तो बहुत अरसे से चल रहा है पाकिस्तान में, ब्लैकमेलिंग हो रही है और जो बैठा होता है बड़ी कुर्सी पे वो डर जाता है। फिर क्या ये कैसी तब्दीली अगर इमरान खान भी डर जाए? देखें बात वही है, इमरान खान का पहली बात तो ये है कि जो ज़मीनी हक़ाइक़ हैं उनको आप बदल नहीं सकते। वो इत्तेहादियों की हुकूमत है, इत्तेहादी उनको ब्लैकमेल करने लग जाते हैं। उनके अपने हुकूमत के अंदर जो आज़ाद लोग हैं या दीगर पार्टी से हैं वो ब्लैकमेल करने लग जाते हैं। आपने ट्रांसपोर्टर्स, आपने जुर्माने बढ़ाए, ट्रांसपोर्टर जो हैं वो मसला यहाँ पे क्या आ जाता है? गुड्स ट्रांसपोर्टर्स ने हड़ताल की, बजाय इसके कि मीडिया उनकी बताता कि इनके 2 मुतालबात ठीक हैं, 3 बहुत गलत हैं, साथ उनकी भी मज़म्मत करता। मीडिया के ऊपर मुसलसल ये खबरें चल रही थी कि आज 75 करोड़ का नुकसान हो गया है, अगले दिन 1.5 अरब का नुकसान हो गया है, 2 अरब का हो गया है। एक इतना ज्यादा दबाव, याद करवा दिया आपने। हाँ, कुछ मीडिया ग्रुप्स तो ये भी दिखाते रहे थे कि बहुत बीमार शख्स जो कि नेशनल बीमार डिक्लेयर हो गया था पाकिस्तान का, कि कौमी बीमार है, इसका नाम है नवाज शरीफ, वो कितना बीमार है तमाम लोग देख ही रहे हैं। अब मेरे ख्याल से मुझे कुछ कहने की जरूरत नहीं, ब्रेक के बाद मिलते हैं। और ब्लैकमेलिंग माफिया की आपने बात की, एक ब्लैकमेल करने वाला माफिया है, उसके बारे में बात करेंगे ब्रेक के बाद। वेलकम बैक, आप देख रहे हैं ऐसे नहीं चलेगा। मैं हूं आपके साथ डॉक्टर फ़ैज़ा अकबर खान और मेरे साथ मौजूद हैं खुसूसी नुमाइंदे सदीक जान। सदीक, आप ब्लैकमेलिंग की बात कर रहे थे तो मुझे ब्रेक पे जाना था। एमकेएम की ब्लैकमेलिंग समझ आ रही है? वैसे काफ़ी अरसे से जा रही है, जब से हमने होश संभाला हम तब से देख रहे हैं कि एमकेएम आज नाराज़ है, फिर मान गई, फिर नाराज़ है। मतलब उस तरह की जमातें यकीन जानिए कि सूरज गुरूब होने से पहले मानी होती है और गुरूब होते ही रूठ जाती है, या फिर वॉइस वर्सा। क्या एतबार करें इन पे कोई? और फिर ये कहते हैं कि हम हैं ठेकेदार कराची के, हम सही करेंगे, फिर इतना लाचार, इतना बेबस, इतना गरीब मेयर कराची। ये गरीब किसी और सेंस में बोल रही हैं। देखें बात यह है कि कुछ चीज़ें हैं वो तो दुरुस्त हैं, मसला ये नहीं है कि वो जो बात कर रहे हैं वो गलत है, लेकिन पता सबको है कि वो तो सिर्फ एक बहाना है जो वो कह रहे हैं। देखें कराची में मसाइल हैं, कराची के मसाइल हल करना जो है वो वफाकी हुकूमत की इसलिए ज़्यादा गो के वो जिम्मेदारी तो सूबाई हुकूमत की 18वीं तरमीम के बाद बड़ा शौक था इनको 18वीं तरमीम का, पीपल्स पार्टी को। और 18वीं तरमीम का बड़ा मकसद तो यही नज़र आता है कि अपने अपने हिस्से का मिल जाए सारों को। इधर शहबाज शरीफ साहब को मिल जाता था 1000 अरब, उधर पीपल्स पार्टी को मिल जाता था। आराम से खाओ, मज़े से खाओ, ना को पूछ सकता है, ना को ऑडिट कर सकता है, मज़े से लूटो और जितने मर्जी साथ जायदादें बनाओ। हाँ, वो नीचे अजला में, नीचे बल्दियाती सिस्टम में वो पैसा नहीं गया। ये बात दुरुस्त है, इसमें कोई दूसरी राय नहीं है कि कराची के हालात बहुत ख़राब हैं। कचरा ले लें, पानी ले लें, ट्रांसपोर्ट ले लें, माहौल ले लें, आलूदगी, सब चीज़ें अपनी जगह हैं। इसमें भी कोई शक नहीं है कि इमरान खान साहब पे इसलिए जिम्मेदारी है कि 21 में से 14 सीटें जो हैं वो पीटीआई ने जीती हैं उस कराची से जिसमें 2013 में सिर्फ 1 सीट मिली थी। इसमें भी कोई शक नहीं है कि पाकिस्तान में ये दूसरी बार हो रही है कि कराची से जो जमात जीती है वफाक में उसी की हुकूमत है। इसमें भी कोई शक नहीं है कि कराची मुआशी हब है, पाकिस्तान में बहुत जो है वो 70-80% कंट्रीब्यूट करता है पाकिस्तान में, पाकिस्तान के जो रेवेन्यू उसमें। ये सारी बातें अपनी जगह हैं, लेकिन एमक्यूएम का मसला क्या है? अगर यकीन करें, लोगों को यकीन होता ना एमक्यूएम पे कि ये वाकई हमारे मसाइल की वजह से लैदा हुए हैं, तो पूरे कराची में एमक्यूएम के हक में जुलूस निकल रहे होते, लोग कराची तहसीन पेश कर रहे होते। बात की सबसे पहले हम कहते प्रोग्राम में सदीक कि हम आपके साथ हैं, क्योंकि आपका मुतालिबा जायज, आप सही बात कर रहे हैं। जब आप बात ही सही नहीं कर रहे तो हम फिर आपके बारे में यही बात करेंगे ना हम कर रहे हैं। बिल्कुल, उनके 5-6 इशूज़ हैं। पहला उनका यही है कि वो वजारत एक और चाहते हैं।
दूसरा वो चाहते हैं कि वफाकी हुकूमत जो फंड्स खर्च करने जा रही है कराची में वो उनके जरिए खर्च करे ताकि उनकी भी फेस सेविंग हो, ताकि ये 4 सीटें जो उनके पास रह गई हैं इनको कम अज कम अगले इलेक्शन में सिक्योर कर सकें। इसके बाद जो उनका मुतालबा है वो है जो उनके केसेस हैं, वो कहते हैं कि वो केसेस आप ख़त्म करवाएं, वो जो तकरीरों वाले और कुछ उसमें से खैर हैं वो अजीबोगरीब तरह के केस, लेकिन कुछ संगीन नौइयत के भी हैं, भत्ताखोरी कत्ल गारतगरी इस तरह के केसेस भी हैं। फिर IT की मिनिस्ट्री के हवाले से हुकूमत ने कुछ ऐसे इनिशिएटिव लिए, उस पर भी उनको एतराज़ है कि कुछ ऐसे जो आप ऐसे समझें टेक्नोक्रेट्स हैं या टीमें जो वज़ीर-ए-आज़म की बनाई हुई हैं IT के हवाले से, वो खालिद मकबूल सिद्दीकी साहब नहीं चाहते कि वो उनकी मिनिस्ट्री में इंटरफेयर करें। हालांकि IT की मिनिस्ट्री बहुत अहम मिनिस्ट्री है और ये वो मिनिस्ट्री है जिसमें आप लाखों नौकरियां इसी मिनिस्ट्री के जरिए क्रिएट कर सकते हैं। IT का दौर है, आप नौजवानों को अपॉर्चुनिटीज़ दे सकते हैं। मसला ये है कि ये कराची के अवाम का मसाइल तो असल तो सिर्फ बहाना है, असल निशाना तो कुछ और है, वो लेना चाहते हैं। मेरा ख्याल है कि वो अब सिर्फ उनको पता है कि उन्होंने जब देखा कि बाकी जमातें भी थोड़ा सा नोकझोंक हुकूमत से चल रही है तो उन्होंने फौरी तौर पे ये करके और वो अपने मफादात लेना चाह रहे हैं। वरना कराची के मसाइल तो हैं, कराची के मसाइल अगर PTI हल नहीं कर मतलब जो उनको करना चाहिए अगर वो नहीं करते तो सबसे ज़्यादा तो नुकसान उनको होगा ना। उनकी 14 सीटें हैं वहाँ पर, आपकी 4 सीटें हैं। मसला ये है कि अब एक तरफ तो हुकूमत जब वफाकी हुकूमत वो जो उन्होंने कराची की बहाली कमेटी बनाई हुई है उसमें वो MKM को बुलाते ही नहीं है, बिठाते ही नहीं है, क्योंकि वो कराची में तो एक दूसरे के मुखालिफ हैं। ठीक है, वफाक में वो एक दूसरे के इत्तेहादी हैं, लेकिन वहाँ तो वो एक दूसरे के खिलाफ इलेक्शन लड़े हैं, उन्होंने इलेक्शन लड़ना है। फिर दूसरा वहाँ पे मसला यह है कि बिलावल साहब जो हैं, हम बाकी चीज़ों पर तनकीद करते हैं लेकिन बिलावल साहब भी अब वहाँ पे कराची को थोड़ा सा फोकस करके वो भी कुछ प्रोजेक्ट्स वहाँ इफ्तिताह कर रहे हैं, कुछ तवज्जो दे रहे हैं, क्योंकि उन्हें भी ये पता है कि हम अगर कराची पे थोड़ा सा काम करेंगे और उन्होंने कुछ ना कुछ करना शुरू कर दिया जो कि अच्छी बात है, तो वो भी वहाँ से अपनी कुछ ना कुछ वोट बैंक वो बढ़ाने की कोशिश कर रहे हैं। एक तरफ पीपल्स पार्टी एक्टिव हो गई है, दूसरी तरफ वफाकी हुकूमत जो है वो अपनी PTI के जरिए वहाँ पर करना चाह रही है। MKM कहती है हम तो ना 3 में ना 13 में हैं, हम कराची के मालिक हैं, वो खुद को मालिक समझते हैं। और अगर MKM ये समझती है कि कराची का आज ये हाल है तो MKM तो पिछले 30-40 सालों में हर हुकूमत के साथ इत्तेहादी रही है। परवेज़ मुशर्रफ साहब के साथ MKM इत्तेहादी थी, तो उस वक्त आप जब परवेज़ मुशर्रफ साहब के आप इत्तेहादी थे तो आप काश कि आप कराची के लिए कुछ ले लेते ना। आपने उस वक्त लिया क्या? आपने कहा जी हमारे जो सजायाफ्ता टारगेट किलर हैं उनको आप पेरोल पर रिहा करवा दें। आपने इस तरह की फेवर्स लिए हैं, फिर आप लेते ना, आप कराची के लोगों के लिए फेवर्स लेते ना। आप कहते हैं कि कराची के लिए ट्रांसपोर्ट का सिस्टम बेहतर बना दें, आप कहते हैं कि कराची के लिए ये कर दें, कराची के लिए ये कर दें। आपने उस वक्त ज़ाती फ़ायदे लिए, जब आप परवेज़ मुशर्रफ साहब के साथ थे वो आपको बहुत कुछ दे सकते थे, तो आप हर हुकूमत के इत्तेहादी रहे हैं। तो अगर आज शहर की हालत है तो MKM कैसे कह सकती है कि इसके जिम्मेदार हम नहीं हैं? और अगर अब भी वो ये समझते हैं कि वो डिलीवर नहीं कर पा रहे तो फिर ये क्या कि जी वजारत से हम मुस्ताफ़ी हो गए। भाई वजारत IT की जो मिनिस्ट्री है वो तो IT की थी उनके पास, कौन सा को वो मिनिस्ट्री जो है वो कराची के हालात और मामलात के ऊपर थी। या तो फिर आप MNA शिप से भी इस्तीफा दे देना, मतलब आप फिर ये क्या कि उंगली कटवा के शहीदों में आप शुमार हो रहे हैं, तो आप फिर पूरी तरह से शहीद बने, आप इस्तीफे दें और आप बाहर आ जाएं। आप कहें हम नहीं कर पा रहे, लोगों को बताएं कि हमारी नहीं सुनी जा रही, हम इस्तीफे दे के बाहर आ रहे हैं, हम जी आगे जो भी इलेक्शन होगा वो लड़ेंगे, हम कुछ नहीं कर पा रहे। तो ये सिर्फ और सिर्फ मसला है कि MKM का जो है वो एक चलिए, लेकिन सदीक आपने काफी कुछ बोल दिया, प्रोग्राम का वक्त भी खत्म हो गया। बहुत शुक्रिया आपके तज्जिए के लिए। इसी के साथ डॉक्टर फैन को दीजिए इजाजत, आपसे मुलाकात होगी इंशाल्लाह कल सेम टाइम सेम चैनल। अगर जिंदगी ने वफा की, दुआओं में याद रखिएगा और अपना ढेर सारा ख्याल रखिएगा। अल्लाह निगहबान। सब्सक्राइब करें और बेल दबाएं ताकि कोई खबर रह न जाए।